नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पटकर पेंटिंग की। ये पूर्वी भारत की एक बहुत ही खास पर शायद थोड़ी कम जानी पहचानी लोक चित्रकला है। जी। मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल इन इलाकों में मिलती है ना? हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है, जो दस्तावेज हैं, उनके आधार पर हम कोशिश करेंगे कि इसकी पूरी कहानी समझें। हाँ, मतलब इसका इतिहास क्या है, बनती कैसे है, किन कहानियों पर आधारित है और सबसे जरूरी आज इसकी क्या स्थिति है। सही कहा। तो शुरुआत करते हैं कि आज ये कला कहाँ मिलती है। और जैसा आपने कहा, ये पूर्वी भारत की है, पर आजकल ये काफी सिमट गई है। सिमट गई है? कहाँ तक? मुख्य रूप से अगर देखें तो झारखंड का जो पूर्वी सिंहभूम जिला है, वहाँ ढालबुमगढ़ इलाके में एक गांव है अमादुबी। बस मान लीजिए वहीं इसका केंद्र रह गया है अब। सिर्फ एक गांव? ये तो वाकई चिंता की बात है। अच्छा, जो कलाकार इसे बनाते हैं उन्हें चित्रकार कहते हैं। ये नाम तो सीधा सा लगता है। हाँ, नाम सीधा है, पर इसमें भी एक मजेदार बात है। ये कलाकार जो हैं बंगाली मूल के माने जाते हैं, और ये सिर्फ चित्र नहीं बनाते। अच्छा, और क्या करते हैं? ये जब अपनी पेंटिंग, वो जो स्क्रॉल होती है, दिखाते हैं तो साथ में गीत भी गाते हैं। इसीलिए पहले इन्हें गायन भी कहते थे, मतलब गायक। ओहो, चित्रकार और गायक दोनों? बिल्कुल। और हुआ ये कि समय के साथ चित्रकार ही इनका एक तरह से उपनाम, सरनेम जैसा बन गया, भले ही आपस में उनका कोई खून का रिश्ता ना हो। अच्छा, मतलब काम से ही पहचान जुड़ गई पूरी तरह। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी वही पहचान बन गई। इसका कोई मतलब पुराना संदर्भ, कोई पौराणिक कहानी भी है क्या इनसे जुड़ी हुई? एक जिक्र मिलता है ब्रह्मवैवर्त पुराण में। उसमें चित्रकारों को नवशाक समूह का बताया गया है। और कहानी ये है कि उन्होंने देवताओं के चित्र बनाते समय कुछ पारंपरिक नियमों का पालन नहीं किया था, तो अदावनत किया गया था। ये उनकी सामाजिक स्थिति पर भी एक तरह से रोशनी डालता है। दिलचस्प है। और अगर इतिहास की बात करें, आपने कहा बंगाल से जुड़ाव है। हाँ, इसकी जड़ें बंगाल की संस्कृति से काफी गहरी जुड़ी हैं। एक कहानी चलती है राजा रामचंद्र ढल के समय की। क्या कहानी है? कहते हैं कि कोई 22 पैटकर चित्रकारों का एक दल था। उन्होंने राजा को अपनी कला दिखाई, और राजा इतने खुश हुए, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इन सबको अमादुबी गांव में बसने के लिए जमीन दे दी, स्थायी रूप से। वाह, मतलब राजा का संरक्षण भी मिला हुआ था कभी। हाँ बिल्कुल, जाहिर है एक समय इसका अच्छा रहा होगा। चलिए, अब जरा ये जानते हैं कि ये बनती कैसे है। मैंने सुना है कि इसमें सब कुछ प्राकृतिक इस्तेमाल होता है, रंग वगैरह। बिल्कुल, पूरी तरह से। जो मुख्य रंग हैं, लाल, पीला, नीला, ये सब प्रकृति से ही लेते हैं। जैसे पत्तियों से, अलग अलग तरह के पत्थरों से, मिट्टी से। और फिर बाकी रंग? फिर इन्हीं को आपस में मिला जुला कर दूसरे रंग बना लेते हैं। पहले के समय में जैतूनी हरा, गहरा भूरा, काला रंग ज्यादा इस्तेमाल होता था। बाद में नील, गेरुआ, पीला, ये सब भी आने लगे। और रंगों का कोई खास मतलब भी होता है? जैसे लाल रंग कहाँ इस्तेमाल होता है? हाँ, जैसे धार्मिक कहानियां दिखानी हो तो अक्सर लाल रंग का प्रयोग होता है। सफेद रंग के लिए कुछ नहीं करते, कागज को ही खाली छोड़ देते हैं। अच्छा, और काला? काला रंग बड़ा दिलचस्प है। वो मिट्टी का जो दिया होता है, उसकी लौ से जो कालिख निकलती है, उससे बनाते हैं। सच में? कालिक से? कमाल है। और ये रंग टिकते कैसे हैं कागज या कपड़े पर? टिकाऊ बनाने के लिए इसमें गोंद मिलाते हैं, और वो गोंद भी प्राकृतिक होता है, या तो बेल के फल का या फिर नीम के पेड़ की राल का। सब कुछ नेचुरल। हाँ जी। और रंग रखने के लिए भी नारियल के खोल का इस्तेमाल करते हैं। और ब्रश? ब्रश भी खुद बनाते हैं। वो कैसे? गिलहरी या बकरी के बालों को लेकर बांस की पतली सी छड़ी पर धागे से बांध देते हैं। गिलहरी के बालों वाला ब्रश बारीक काम के लिए अच्छा होता है। पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भरता। मतलब कलाकार होने के साथ साथ पर्यावरण की समझ भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिना उसके तो ये संभव ही नहीं है। और किस चीज पर बनाते हैं? पहले तो शायद पत्तों पर बनाते थे। हाँ, पहले ताड़ के पत्तों का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब वो थोड़ा मुश्किल है, तो सुविधा के लिए कागज पर बनाते हैं, खुरदरी तरफ। या कभी कभी कपड़े पर भी कागज के टुकड़ों को जोड़ जोड़कर लंबे स्क्रोल तैयार किए जाते थे। अच्छा, वो स्क्रोल अब वो कम हो गया है क्या? हाँ, वो लंबे स्क्रोल वाला रूप अब कम देखने को मिलता है। चलिए, अब थोड़ी शैली की बात करते हैं। कैसी दिखती है ये पेंटिंग? क्या खास है इसमें? शैली बहुत सीधी सादी है। मोटी मोटी बाहरी रेखाएं होती हैं, रंग सपाट भरे होते हैं, कोई शेडिंग वगैरह नहीं होती। और जो पात्र होते हैं, इंसान वगैरह, वो अक्सर प्रोफाइल में, मतलब एक तरफ देखते हुए या फिर सेमी प्रोफाइल में बने होते हैं। उनकी आंखें लंबी खींची हुई सी होती हैं, जो कि भारतीय चित्रकला की एक पहचान रही है। और पर्सपेक्टिव,
गहराई वगैरह? देखिए, पर्सपेक्टिव का वो तकनीकी ज्ञान शायद उनमें ना हो, लेकिन फिर भी जो पूरा संयोजन होता है वो देखने में आकर्षक लगता है। और कहानी कहने का तरीका भी अलग है। कैसे? कई बार एक ही फ्रेम में, एक ही चित्र में कहानी के कई हिस्से एक साथ दिखा दिए जाते हैं। वो घुल मिल जाते हैं। इसे सिनॉप्टिक मोड कहते हैं, मतलब एक ही नजर में कहानी की पूरी झलक मिल जाए। अच्छा, एक ही चित्र में पूरी कथा। वाह! विषय क्या होते हैं इन पेंटिंग्स के? विषय कई तरह के हैं। रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें दिखाते हैं, मेले, त्योहार, जैसे संथाल लोगों की करम पूजा होती है, दंसाई, महापर्व, ये सब। और पौराणिक कथाएं? हाँ, वो तो हैं। रामायण, महाभारत की कहानियां, फिर स्थानीय देवी देवताओं की कथाएं, जैसे मनसा मंगल, दुर्गा जी, काली जी से जुड़ी कथाएं, दाता कर्ण की कहानी, नौका विलास। लोक कथाएं भी होती हैं, पेड़ पौधे, जानवर, ये सब भी बनाते हैं। और आपने संथालों का जिक्र किया। हाँ, क्योंकि इनके बहुत से ग्राहक संथाल समुदाय के होते हैं, तो उनकी जो मान्यताएं हैं, उनके जो मिथक हैं, उनको भी अपनी पेंटिंग्स में जगह देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और वो जो आपने शुरू में बताया था कि ये गाते भी हैं स्क्रोल दिखाते हुए, वो कैसे होता है? हाँ, वही तो इसकी असली जान है। ये चित्रकार गांव-गांव जाते हैं, किसी दरवाजे पर पहुंचकर अपना स्क्रोल धीरे धीरे खोलते जाते हैं और साथ साथ उससे जुड़ी कहानी को गीत की तरह गाकर सुनाते हैं। जैसे कथावाचक करते हैं। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। बदले में लोग उन्हें चावल या कुछ और चीजें दान के रूप में देते हैं, और ये भी ध्यान रखते हैं कि किस गांव में कौन सी कहानी सुनानी है। मतलब अगर हिंदू बहुल गांव है तो वहां शायद मंगल काव्य या रामायण महाभारत सुनाएंगे, और अगर संथाल इलाके में है तो वहां उनके मिथकों से जुड़ी कहानियां दर्शकों के हिसाब से चुनते हैं। तो ये सिर्फ चित्रकला नहीं हुई, ये तो एक तरह की प्रदर्शन कला हो गई। बिल्कुल, कला, कहानी, गायन और कलाकार की आजीविका, सब कुछ जुड़ा हुआ है। लेकिन आज क्या हाल है इसका? आपने शुरू में कहा कि ये सिमट रही है। जी। क्या ये परंपरा बच पाएगी? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल और चिंता की बात है। ये कितनी अजीब बात है कि इसे भारत की सबसे पुरानी लोक कलाओं में गिना जाता है, लेकिन फिर भी कला की दुनिया में इसका नाम उतना नहीं है। इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, उतना नहीं जितना शायद बंगाल या झारखंड की ही दूसरी पटुआ कलाओं, जैसे जादू पटुआ पर शोध हुआ है या चर्चा हुई है, उतना पैटकर पर नहीं हुई। तो क्या हम कह सकते हैं कि हम अपनी इतनी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहे हैं? ये सवाल तो उठता ही है। जो इसका पारंपरिक रूप का वो लंबे लंबे स्क्रोल वाला, वो तो अब लगभग गायब ही हो गया है। अब ये ज्यादातर टूरिस्ट मार्केट के लिए छोटे आकार में पोस्टकार्ड की तरह बन रही है। मतलब इसका रूप बदल रहा है बाजार के हिसाब से। हाँ, इसे पटचित्र का ही एक प्रकार माना जाता है। पटचित्र मतलब कपड़े या कागज पर बनी लंबी स्क्रोल पेंटिंग, पर इसकी जो अपनी खास पहचान थी वो धीरे धीरे शायद धुंधली पड़ रही है। तो अगर हम सारी बातचीत को समेटें तो पैटकर पेंटिंग सिर्फ रंग और रेखाएं नहीं है, ये अपने आप में कहानियों का, सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों का और एक पूरे समुदाय की रोजी रोटी का प्रतिबिंब है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी ऐसी कितनी अनमोल सांस्कृतिक विरासतें हैं जिन्हें आज के दौर में बचाना, उन्हें फिर से जीवित करना एक चुनौती है। और सबसे बड़ी चुनौती शायद ये है कि ये सब करते हुए उनकी जो असली आत्मा है, उनका जो मूल तत्व है, उसे कैसे बचाए रखा जाए। एकदम सही। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको शायद सोचना चाहिए।